हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार बिंथम को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की जो वीडियो होगी वो बिंथम के ऊपर लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि जितने वीडियोस हमने पढ़े हैं मुझे नहीं लगता कि बिंथम से बड़ा कोई पार्ट रहा होगा हमारा, है ना। हो सकता है कि अरस्तु व प्लेटो के आइडियाज इतने बड़े रहे हो 5-6 पार्ट में, बट बिंथम को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो बिंथम का जो ये वीडियो होने वाला है वो लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद हम जो नया वीडियो स्टार्ट करेंगे वो जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि बिंथम के क्या क्या और सुधार रहे हैं, बिंथम ने और क्या क्या अपने विचार दिए हैं। तो देखते हैं कि बिंथम का जो शिक्षा के संबंध में सुधार की बात करता है बिंथम, या रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म की बात कर रहा है बिंथम, वो किस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है और क्या बताने का प्रयास करता है बिंथम। बिंथम ने दो प्रकार की शिक्षा योजना प्रस्तुत की। पहला वो कहता है कि गरीब व अनाथ बच्चों के लिए एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा कहता है कि मध्यम, मिडिल क्लास और अपर क्लास, इनके लिए भी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। फिर बिंथम आगे कहता है कि जो बच्चे होते हैं इनके करेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, इनके चरित्र के निर्माण करने के लिए, फिर इनकी कला या स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर इनको वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए या व्यावसायिक शिक्षा देने का भी इसने समर्थन किया कि बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उनका चरित्र निर्माण हो, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो और उनको व्यावसायिक शिक्षा भी मिल सके। तो इस तरीके से बेंथम जो है एक ह्यूमन के अंदर, एक बालक के अंदर पूरी तरीके से एजुकेशन के थ्रू उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाह रहा है। बेंथम प्रेजेंटेड टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन प्लान। ठीक है, यहां पर उसने टू टाइप्स का एजुकेशन प्लान बताया है। पहला है फर्स्ट द पुअर एंड ऑर्फन्स, सेकेंड इज मिडिल एंड अपर क्लासेस। ठीक है, तो दोनों क्लासेस के लिए, पुअर्स के लिए भी एंड मिडिल एंड अपर क्लासेस के लिए भी इसने एजुकेशन सिस्टम बताया है। He supported characters building, art skill and vocational education of the children। वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स को बिल्ड करो, आर्ट स्किल को बिल्ड करो और वोकेशनल एजुकेशन उनको दो जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो पाए। फिर आगे बेंथम कहता है कि शिक्षा का वहन राज्य करे तथा शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सहचारी और अनुशासित बनाना होना चाहिए। अब जैसे प्लेटो के अनुसार शिक्षा किसके द्वारा दी जानी चाहिए थी, शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाएगी, वैसे ही बेंथम भी कह रहा है कि शिक्षा का वहन, शिक्षा का खर्च कौन उठाएगा, राज्य उठाएगा। शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाएगी और शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, जीवन को सहचारी बनाना, जीवन को अनुशासित बनाना, या कह लें जीवन में एक मोरालिटी प्रदान करना था। बेंथम कहता है कि शिक्षा में मॉनिटर पद्धति लागू किया का समर्थन किया इसने, अर्थात उच्च कक्षा के बुद्धिमान छात्र निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाएं, इसी को बोलते हैं मॉनिटर क्लास। आप मॉनिटर क्लास में, आप जब क्लास में रहे होंगे तो 12th तक आपको हर क्लास में या हर क्लास के एक सेक्शन में मॉनिटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये मॉनिटर वो होता है जो बच्चों को टीचर न रहने पर रेगुलेट करता है, और मॉनिटर सारी एक्टिविटी को अपने डायरी में या अपने नोट्स में ऐड करता है जब टीचर नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, टीचर के न रहने पर मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर क्लास को पढ़ाता भी है, मॉनिटर क्लास में कुछ टास्क देता है करने के लिए। मॉनिटर जो है, जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, जो जो छात्र जो है जिनकी नॉलेज कम है, उनको नॉलेज भी प्रोवाइड करता है मॉनिटर। ठीक है, तो आप लोग अगर मॉनिटर बने होंगे क्लास में तो पता होगा, हालांकि मैं तो कभी क्लास में मॉनिटर नहीं बना हूं, है ना, केवल क्लास 2 में मॉनिटर था मैं, उसके बाद से मैं जीवन में कभी मॉनिटर नहीं बना हूं क्योंकि मैं इतना पढ़ने में तेज नहीं था तो आप लोग शायद हो सकते हैं। बाकी देखते हैं चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, एजुकेशन शुड बी born by the state and aim of education should be make life cooperative and disciplined। ठीक है, बेंथम supported the monitor system in education। intelligent students of higher classes should teach students of a lower classes। ठीक है, तो जो हायर क्लास के स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं मान लो, तो वो अगर वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वो तीसरी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, वो दूसरी क्लास को पढ़ा सकते हैं,
वो 4th क्लास को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से बेंथम ने कहा कि जो अपर क्लास के बच्चे होंगे वो लोअर क्लास के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। तो बेंथम ने इसका भी सपोर्ट किया। इससे दो फायदा है, एक तो लोअर क्लास के बच्चों का भी फायदा हो जाएगा, सीखने को मिलेगा। सीखने को इस तरीके से मिलेगा कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है तो उसके अंदर डर नहीं होता। जब वही बच्चा टीचर से सीखता है तो वो डरता रहता है ना। तो बेंथम का सपोर्ट करने का ये मतलब था कि बच्चे को अगर बच्चा समझाएगा तो वो आसानी से चीजों को और अच्छे तरीके से समझ सकता है। बेंथम के मानवतावादी विचार क्या हैं, बेंथम्स ह्यूमनिस्टिक आइडियाज या ह्यूमनिस्टिक व्यूज क्या हैं, एक एक करके यहां पर समझते हैं। बेंथम जो है उपनिवेशवाद का विरोधी था, ये कह सकते हैं उपनिवेशवाद के विरोधी थे। उपनिवेशवाद को बेंथम शोषक व शोषित दोनों के लिए ही खतरनाक मानते थे। ठीक है, यहां तक कि ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था तो बेंथम ने इस ब्रिटेन के उपनिवेश का भी विरोध किया कि भारत में अगर आपने उपनिवेश बना रखा है तो वहां पर कम से कम शोषण तो मत कीजिए। बेंथम का कहना था कि जहां पर भी ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बना रखा है, चाहे भारत हो चाहे कोई सा भी देश हो, अगर उसका उपनिवेश है तो वहां पर वो शोषण ना करे बल्कि वहां पर सुधार करे, वहां पर उनका विकास करे। ठीक है, तो बेंथम उपनिवेशवाद को बेकार चीज मानता था क्योंकि कहता था ये शोषक और शोषित दोनों के लिए ही खतरनाक है। जब बेंथम के मित्र जेम्स मिल, ठीक है, जब बेंथम के मित्र जेम्स मिल ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी बने तो बेंथम ने भारतीय उपनिवेशवाद में क्या करी, रुचि दिखाई अपनी। ठीक है, तो जेम्स मिल क्या था, बेंथम का शिष्य भी था और बेंथम का मित्र भी था। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी में, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है जेम्स मिल जो बेंथम का दोस्त था वह अधिकारी बन के आया था। तो जब वो अधिकारी बना तो बेंथम ने भी सोचा कि भारत के उपनिवेशवाद में कुछ रुचि ली जाए, वहां पर भी कुछ सुधार के कॉन्सेप्ट बताए जाए। आगे देखते हैं। Bentham was opposed the colonialism. Bentham considered colonialism dangerous for both exploiter and exploited. ठीक है, बेंथम कहता है कि कॉलोनियलिज्म क्या है, दोनों के लिए डेंजर है, चाहे वो एक्सप्लॉइटर हो चाहे वो एक्सप्लॉइटेड हो। When Bentham's friend James Mill became an officer in the East India Company, Bentham took interest in the Indian colonialism. बेंथम ने भारत में कानूनी व अन्य सुधार लागू करने के लिए 1827 में भारत के तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रेरित किया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो सुधार किए थे भारत में, चाहे वो सती प्रथा को लेकर हो चाहे वो बाल विवाह को लेकर के हो, तो वो सब बेंथम के ही आइडिया थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था। ठीक है, क्योंकि बेंथम अब इंटरेस्ट ले रहा है भारत के उपनिवेशवाद में, भारत में सुधार को लेकर के। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि बेंथम एक बहुत बड़ा सुधारवादी विचारक भी था। बेंथम के आइडिया जो है वो केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहे बल्कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, भारत, इन सब देशों पर भी उसके सुधारवादी प्रभाव जो है दिखाई पड़ते हैं। बेंथम इंस्पायर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक, the then Governor General of India in 1827 to introduce a legal and other reforms in India. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आपने इन सारे पॉइंट्स को ना पढ़ा हो, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं बेंथम के कुछ और सुधार के संबंध में विचार या कुछ और बातें। बेंथम ने अधिकार को लेकर के क्या विचार दिया है, बेंथम्स व्यू ऑन द राइट्स। देखिए, अभी तक आपने कुछ चीजें समझी होंगी कि बेंथम जो है, आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकार दिया। ठीक है, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकार दिया। क्यों नकार दिया, आपको ये भी समझना है। एक तो बेंथम क्या है, वैधानिक अधिकारों को मानता है।
वैधानिक अधिकारों का समर्थक है, या कह लें बेंथम जो है कानूनी अधिकारों का समर्थक है। ठीक है, तो जो कानूनी या वैधानिक अधिकारों के समर्थक होते हैं वे प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानते। जो वैधानिक अधिकारों के समर्थक होते हैं वे यह कहते हैं कि कानून कहां से निकलते हैं, कानून राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं, कानून विधि द्वारा बनते हैं, ना कि कोई कानून जो है प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वैधानिक अधिकारों का समर्थक बेंथम होने के साथ साथ बेंथम आगे यह भी कहता है कि कानून को संरक्षण किसके द्वारा दिया जाता है, राज्य के द्वारा जाता है। कानून को मान्यता कौन देता है, राज्य देता है। कानून को मान्यता समाज देता है। फिर बेंथम कहता है जब राज्य और समाज प्राकृतिक अवस्था में था ही नहीं तो कानून कहां से आ गए। तो बेंथम इस तरीके से बातें कर रहा है। तो बेंथम बेसिकली जो है वैधानिक अधिकारों का समर्थक है। ये चीज आप समझ के चलेंगे, वैधानिक अधिकारों का समर्थक। ठीक है, आगे देखते हैं। बेंथम वैधानिक अधिकारों का समर्थन करता है तथा अधिकारों का निर्धारण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। कि बेंथम यहां पर कह रहा है कि जो अधिकार बनेंगे उनकी मान्यता, उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा, उपयोगिता के आधार पर। यानी अधिकार कोई बना दिया गया, व्यक्तियों को कोई अधिकार दे दिया गया, ठीक है, या राज्य को कोई अधिकार मिला, तो उसका आधार क्या होगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, उसका मापदंड कैसे होगा, उपयोगितावाद के आधार पर होगा। यानी कि कोई भी अधिकार अगर उपयोगी नहीं है तो बेकार है। वो उपयोगी का मतलब कोई भी अधिकार अगर व्यक्ति के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को नहीं बढ़ा पाता। ठीक है, बेंथम कह रहा है कोई भी अधिकार, कोई भी कानून, कोई भी राज्य, कोई भी समाज अगर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को नहीं बढ़ा सकता तो वो राज्य, वो समाज, वो कानून बेकार है। तो बेंथम के सारी चीजों का सार क्या है, उपयोगितावाद है। क्योंकि बेंथम कह रहा है व्यक्ति अपने जीवन में सुखों को बढ़ाना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। तो सीधी सी बात आप समझ के चलेंगे। फिर आगे बेंथम कह रहा है कि अधिकार मनुष्य के सुखमय जीवन के वे नियम हैं जिन्हें राज्य कानूनों द्वारा मान्यता, जिन्हें राज्य के कानूनों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो ये भी आपको समझ के चलना है कोटेशंस को। ठीक है, कि अधिकार क्या है, मनुष्य के सुखमय जीवन के नियम होते हैं। अगर यही अधिकार मनुष्य के सुखमय जीवन के बजाय मनुष्य के जीवन में दुख फैलाने लगे तो ये राज्य इसको कानून का स्वरूप नहीं देगा। तो ये बेंथम बताने का प्रयास करता है। बेंथम कह रहा है कि राज्य जो है उन्हीं कानूनों को, उन्हीं अधिकारों को कानूनी रूप देगा जो जीवन में व्यक्तियों के सुखों को बढ़ा सके। जो अधिकार व्यक्तियों के सुख को नहीं बढ़ा सकते, बेंथम के अनुसार राज्य जो है उन कानूनों को मान्यता नहीं देगा, उन नियमों को मान्यता नहीं देगा। बेंथम सपोर्ट्स लीगल राइट एंड द राइट्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। According to Bentham, rights are those rules of a happy life of man which are recognized by the law of the state. अब यहां पर कुछ चीजें और समझते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बेंथम जो है संपत्ति के अधिकार का उपयोगिता के आधार पर समर्थन करता है। ठीक है, बेंथम कह रहा है संपत्ति व्यक्तियों के पास है, अच्छी बात है। बेंथम कह रहा है व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति भी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वह संपत्ति अगर व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि कर रही तो अच्छी है, अगर वही संपत्ति से व्यक्ति दुखी हो रहा है तो वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। आगे देखिए, निजी संपत्ति का समर्थन करता है बेंथम क्योंकि निजी संपत्ति अधिकतम सुख की प्राप्ति का एक साधन है, ऐसा बेंथम कह रहा है। तो बेंथम व्यक्तिवादी विचारक भी है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। व्यक्तिवादी विचारक व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के राइट्स, व्यक्ति के सुखों को बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ, यहां पर बात वो अलग है कि बेंथम ने व्यक्ति के स्वतंत्रता को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि व्यक्ति के सुखों को महत्व दिया। ठीक है, तो ये चीज समझ के चलेंगे। अब बेंथम ने अधिकारों को दो भागों में बांटा है। एक है वैधानिक अधिकार, यानी ऐसे अधिकार जो संप्रभु द्वारा निर्मित होते हैं या संप्रभुता के द्वारा निर्मित होते हैं,
वैधानिक अधिकार जो होते हैं ये बाह्य आचरण के विषय होते हैं, यानी हम वैधानिक अधिकारों को किसी बाहरी सत्ता के द्वारा मानते हैं। बाहरी सत्ता का मतलब चाहे आप राज्य ले लें उसको, चाहे आप समाज ले लें। तो समाज और राज्य की आदेश क्या है? बाहरी सत्ता है। अगर हम उसको मानते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया आदेश अगर हम मानते हैं, तो बेंथम कह रहा है वो वैधानिक अधिकार है। लेकिन वहीं पर दूसरा बेंथम कहता है कि नैतिक अधिकार भी होते हैं। नैतिक अधिकार इनका विषय आंतरिक होता है, आंतरिक आचरण है, यानी व्यक्ति अपने अंतर मन से कोई बात मानता है, व्यक्ति अपने अंदरूनी या कह ले कि इंट्यूशन से कोई बात मानता है, तो वो क्या है? आंतरिक आचरण कहलाता है या आंतरिक अधिकार कहलाता है। जैसे पूर्ण स्वतंत्रता तथा पूर्ण समानता देना असंभव है, बेंथम कहता है, क्योंकि बेंथम के अनुसार एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुए जो स्वतंत्र पैदा हुआ हो। ठीक है, तो बेंथम कह रहा है पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, पूर्ण समानता भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि बेंथम का मानना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो स्वतंत्र अवस्था में था। बेंथम अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी समावेश करता है तथा अधिकारों और कर्तव्यों को अन्योन्याश्रित मानता है। कहता है बेंथम कि अधिकार और कर्तव्य क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग नहीं है। तो इस तरीके से चीजें आपको क्लियर वे में समझनी है। अपने आप को आप इस तरीके से प्रिपेयर करें कि एग्जाम में आप चाहे शॉर्ट नोट्स बना के जाएं, चाहे आप जैसा भी करके जाएं, लेकिन एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, मोरल राइट्स की बात करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर इज इंटरनल कंडक्ट. It is impossible to provide the complete freedom and complete equality because according to Bentham there is a not single person who is born free. Bentham includes duties along with the rights and considers right and the duties to be interdependent. तो यहां पर क्या समझना है कि बेंथम राइट्स को और ड्यूटीज को इस तरीके से कंसीडर करता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब बेंथम की कुछ आलोचना भी की जाती है, जिस संदर्भ में हम देखते हैं कि पहले तो आपने इसके पहले भी देखा था कि जॉन रॉल्स ने बेंथम की उपयोगितावाद को नकार दिया था। अब देखिए, उपयोगितावाद में सामूहिक हित की वृद्धि के लिए व्यक्ति के हित की बलि दे दी जाती है, ऐसा रॉल्स कहता है। क्योंकि बेंथम ने बोला कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण, यानी समाज में अगर 100 व्यक्ति हैं, अगर 80 का कल्याण हो जाए तो समाज अच्छा है। लेकिन रॉल्स कहता है कि यहाँ पर 20 व्यक्ति जो बच गए, उनका क्या? उनके हितों के बारे में कौन बात करेगा? ऐसे तो आज के संदर्भ में देखा जाए, जो समाज में दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो हैंडीकैप है, इनका कैसे भला किया जाए, इनका कैसे सुखों को बढ़ाया जाए, इनके सुखों में वृद्धि कैसे की जाए? तो रॉल्स ने कहा कि बेंथम का उपयोगितावाद बेकार की चीज है, क्योंकि वह समूह के हितों की वृद्धि की बात करता है, न कि एक एक इंडिविजुअल्स के हितों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर रॉल्स जो है उपयोगितावाद की आलोचना करता है। रॉल्स का मानना है कि जो हमारा समाज होता है, ठीक है, रॉल्स कहता है हमारा समाज कैसा होता है? हमारा समाज एक जंजीर की तरह होता है, एक चेन की तरह होता है, जो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा समाज बना होता है। तो बेंथम ने तो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दे दिया, लेकिन रॉल्स कहता है कि अगर हमें समाज में वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, अगर हमें समाज में न्याय की स्थापना करनी है, समाज में अगर समानता लानी है, तो हमें हर वो चैन की कड़ी को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को हम नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि बेंथम ने तो कह दिया कि अगर चैन में 10 कड़ी है तो 8 कड़ी मजबूत भी हो तो भी चलेगा, अगर 2 कड़ी मजबूत नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन रॉल्स ने कहा नहीं, चैन में सारी कड़ियां मजबूत होनी चाहिए, तभी समाज का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो बेंथम और रॉल्स में बेसिकली यही अंतर है कि बेंथम जो है कुछ व्यक्तियों के हितों की बात कर रहा है। ठीक है, अगर समाज में 100 व्यक्ति हैं तो 100 में 80 का कल्याण हो जाए तो अच्छा है, लेकिन रॉल्स ने कहा अगर समाज में 100 व्यक्ति हैं तो 100 के 100 व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए। ये रॉल्स और बेंथम के विचारों में अंतर पाया जाएगा आपको। बेंथम का उपयोगितावाद केवल मात्रात्मक सुख का समर्थक है, गुणात्मक सुख का नहीं। ये भी बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेंथम ने अपने विचारों में जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, जो सुख दुख का सिद्धांत दिया है, उसमें उसने कहा कि हमें सुखों की मात्रा से मतलब है, हमारे सुखों की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए, चाहे हम काम कोई सा भी करें, काम कोई भी हो। अगर हम काम जो है कंचे खेल करके
ठीक है। कंचे खेलकर अगर हमें उतना ही सुख मिल रहा है कि जितना हमें एक काव्य पढ़कर, तो दोनों सुख बराबर हैं, क्योंकि ये कह रहा है मात्रा अगर सुखों की बराबर है तो हमें कोई डिफरेंट नहीं करना है कि क्या काम है क्या काम नहीं है, काम से कोई लेन देन नहीं, बस हमें इक्वल क्वांटिटी में सुख मिलना चाहिए। जबकि वहीं पर इसने गुणात्मक सुखों का समर्थन नहीं किया। अब गुणात्मक सुखों का समर्थन किसने किया था, कमेंट करके आप बताएं। हालांकि मैंने इसको मैंने इसी वीडियो में नहीं, इसके पहले या दूसरी वाली पार्ट में पढ़ा रखा है। बेंथम का सुखवादी मापदंड दोषपूर्ण है, क्योंकि बेंथम ने बताया कि सुखों को माप सकते हैं। क्या आप बताओ, सुख को माप सकते हैं, कितना केजी सुख है, कितना किलो आपको सुख मिला, कितना ग्राम मिला, कितनी मात्रा में मिला, कितनी तीव्रता से मिला सुख, कितने, ये तो इस सुखों का मापन नहीं कह सकता। ठीक है। John Rawls in utilitarianism, the interest of the individuals is sacrificed for the advancement of the collective interest. Bentham's utilitarianism supports only the quantitative happiness, ठीक है, quantitative happiness, not qualitative happiness. Bentham's hedonistic criterion is flawed. अब देखिए, बेंथम किसी भी कार्य के औचित्य को, सुख दुख की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारकों को निश्चित अंक देकर उसका योग निकालकर निर्धारित करना चाहता है, जो कि सही नहीं है। अब देखो, चाहे बेंथम कह रहा है चाहे अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे राज्य हो, चाहे कानून हो, चाहे कुछ भी हो, उसका आधार क्या है, उसका आधार है सुख दुख। अगर वो सुख को बढ़ा रहा है तो अच्छा है, दुख को कम कर रहा है तो भी अच्छा है। तो क्या हर चीज को हम सुख दुख से दे सकते हैं? तो ऐसा भी बेंथम की आलोचना की जाती है कि बेंथम ने हर चीज को सुख दुख में बांट दिया है। एक मैकन है थिंकर, ये कह रहा है कि राजनीति में अंक गणित का प्रयोग उतना ही निरर्थक है जैसे अंक गणित में राजनीति का। ठीक है, जैसे राजनीति में अंक गणित का अरिथमेटिक का कोई लेन देन नहीं होता, वैसे ही अंक गणित में पॉलिटिकल साइंस से कोई लेन देन नहीं होता। तो वैसे बेंथम ने भी यही चीजें बताई हैं, सुख दुख का मात्रा से क्या लेन देना है, क्या नहीं लेन देना है। तो बेंथम ने हर चीज को जो है सुख दुख में बांट दिया, इसीलिए बेंथम की यहाँ पर आलोचना की जाती है। Bentham wants to determine the justification of the any action by giving the certain numbers to the factors that determine the amount of the happiness and misery and finding their sums, which is not correct. According to Macken, the use of arithmetic in politics is as futile as the यूज ऑफ पॉलिटिक्स इन अरिथमेटिक। तो ये आपको कोटेशन याद रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, है ना, नेट में ना पूछे तो किसी अदर एग्जाम में पूछ ले। जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल करवा दी गई हैं। फिर अगली आलोचना बेंथम की क्यों की जाती है? बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है अव्यवहारिक व अमनोवैज्ञानिक है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। अब बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत जो है समाज के बहुमत के अत्याचारों को प्रोत्साहित करने वाला है। कैसे प्रोत्साहित कर रहा है? क्योंकि बेंथम कह रहा है समाज में अगर 1000 लोग हैं तो 900 लोगों का कल्याण हो जाए तो समाज में क्या है, अच्छा है। यानी 900 लोगों का हित अच्छा है, 100 लोगों का हित ना भी हो तो भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये 900 लोग क्या है, मेजोरिटी में है, बहुमत में है। अगर इनके हितों की बात की जाए तो इसी को बोला गया है बहुमत का अत्याचार। बेपर के अनुसार बेंथम के दर्शन में मौलिकता का अभाव है। वह अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों को पूरी तरीके से गले के नीचे तो उतार ले गया, परंतु उसको पचा नहीं पाया। तो ये बेपर कह रहा है कि बेंथम ने जैसे सुख दुख का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, है ना, बहुत सारे ऐसे थिंकरों से उठाया है, जिसने उठा तो लिया इसने, लेकिन उसको पूरी तरीके से ये लागू नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से। फिर मैक्सी क्या बोलता है बेंथम के बारे में? मैक्सी का स्टेटमेंट देखते हैं एक बार बेंथम के बारे में क्या बोलता है। तो मैक्सी कह रहा है बेंथम का उपयोगितावाद भेड़िया समाज में भेड़ियापन तथा साधु समाज में साधुता को महत्व देता है, जबकि मिल प्रत्येक अवस्था में साधुपन को महत्व देता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कोटेशन बन सकता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है एग्जाम में आपके लिए। तो बेंथम के बारे में मैक्सी का ये स्टेटमेंट है, मैक्सी की आलोचना है। फिर थॉमस कार्लाइल कहता है कि बेंथम का सुखवादी दर्शन शुअरों का दर्शन है, या पिग फिलॉसफी भी कहता है उसे। मैक्सी
Bentham's utilitarianism emphasizes wolf-likeness in a wolf society and saintliness in a saintly society, while Mill emphasizes saintliness in every situation. Carlyle Bentham's hedonistic philosophy is a pig philosophy. ठीक है, क्योंकि कार्लाइल कहता है कि अगर बेंथम के सुखवादी दर्शन को सुअर का दर्शन कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि कार्लाइल का मानना था कि सुअर जो होती है उनको कीचड़ में लौट करके जो सुख मिलता है, बेंथम कह रहा है कि अगर सुअर को कीचड़ में लौट करके सुख मिल रहा है, तो अगर सुअर को कोई दूसरा काम भी करने को मिल रहा है तो भी उतना सुख उसको मिल रहा है। तो दोनों सुखों की मात्रा क्या है? बराबर है। इसीलिए बेंथम ने कभी भी सुखों की क्वालिटी में कभी अंतर नहीं किया, इसलिए उसकी आलोचना करता है कार्लाइल। तो जैसे कि किसी भी सुखों में अंतर होना चाहिए, कार्लाइल का मानना था कि सुख क्या होते हैं, सुखों में क्वालिटी अलग अलग होती है। कार्लाइल भी कहता है एक हाई क्वालिटी का सुख होता है, एक लो क्वालिटी का सुख होता है। लेकिन बेंथम ने क्वालिटी को डिफाइन नहीं किया, उसने कहा कि क्वांटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। कार्ल मार्क्स ने बेंथम को अतिदंभी, नीरस, मोटी जीभ वाला सामान्य पूंजीवादी बुद्धिजीवी कहा है। तो ये कार्ल मार्क्स के स्टेटमेंट है। जोहान गैटे ने बोला है बेंथम को अत्यंत गया गुजरा आमूलवादी गधा कहा है। कार्ल मार्क्स डिस्क्राइब बेंथम एज अ मोस्ट पोम्पस, डल, थिक टंग, typical capitalist intellectual. John Gate described the Benthams as the most obsolete radical as. अब देखते हैं बेंथम का राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान है। इतना इसकी आलोचना तो हो गई, अब बेंथम क्या क्या राजनीतिक चिंतन में, राजनीति के क्षेत्र में उसने क्या अपना योगदान दिया है, क्या उसकी भूमिका रही है, इसके बारे में एक डिटेल में चीजों को समझ लेते हैं, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है यहां से क्वेश्चन। उपयोगितावाद के दार्शनिक संप्रदाय की स्थापना करने और उसे एक वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय बेंथम को ही मिलता है, क्योंकि बेंथम से पहले बहुत उपयोगितावादी विचार प्रचलित थे, लेकिन वो विचार जो है एक व्यवस्थित तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से नहीं थे। तो बेंथम ने उपयोगितावाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, बेंथम ने उपयोगितावाद को एक सिस्टमेटिक वे में प्रस्तुत किया, तो ये श्रेय बेंथम को मिलता है। हालवी कहता है कि बेंथम की यह बहुमूल्य देन है कि उसने उपयोगितावाद के सिद्धांत द्वारा एक वैज्ञानिक नियम, एक क्रियाशील प्रशासन, वास्तविकता और औचित्य की खोज की। तो ये हालवी ने बहुत ही बढ़िया बात बेंथम के बारे में बोली है। बेंथम is credited with the founding the philosophical school of utilitarianism and giving it the scientific form. According to Halvey, it is the Bentham's valuable contribution that he has discovered a scientific rule, a working administration, really and justification through the principle of utility. अगला देखते हैं, बेंथम ने राज्य को मनुष्य के लिए माना है। ठीक है, बेंथम कह रहा है कि राज्य क्या है? राज्य एक साधन है, राज्य मनुष्य के सुखों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर अगला बेंथम क्या बोलता है? बेंथम ने लोकतंत्र व लोकतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन किया, इसने राजतंत्र का विरोध किया और कुलीन तंत्र का विरोध किया, क्योंकि बेंथम ने कहा कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र जो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण नहीं कर सकते। ठीक है, बेंथम के अनुसार राजतंत्र, मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी जो है ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण नहीं कर सकता, इसीलिए बेंथम ने लोकतंत्र या गणतंत्र का समर्थन किया है। बेंथम के शब्दों में इस कुटिल संसार को गणतंत्र का जाल बिछाकर ही सुधारा जा सकता है। तो ये बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड करें। बेंथम कह रहा है कि इस संसार को अगर हमें सुधारना है, क्योंकि बेंथम सुधारवादी विचारक है, बेंथम तो चाह रहा है समाज में सुधार बढ़े। वो कैसे बढ़ेगा? तो कह रहा है कि संसार में सुधार लाना है तो गणतंत्र या लोकतंत्र का जाल बिछा दो, जिसमें व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे सुधारते चले जाएंगे। बेंथम के उपयोगितावाद का भारत पर भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, बेंथम के उपयोगितावाद के माध्यम से भारत में भी उसने कुछ सुधार के सुझाव दिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में वो लागू किया था।
बेंथम बिलीव्ड दैट द स्टेट इज फॉर द ह्यूमन बींग्स। स्टेट किसके लिए है? ह्यूमन बींग्स के लिए बेंथम कह रहा है। बेंथम सपोर्टेड डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। In the words of Bentham, this cooked world can be reformed only by spreading the net of the republics. Bentham's utilitarianism has also influenced India. ठीक है, कैसे इसने इंडिया में भी अपने उपयोगितावाद का प्रभाव भेजा या कैसे दिखाया? फिर आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अधिकांश जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधार बेंथम के विचारों से ही प्रभावित होकर के किए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बेंटिक ने बेंथम को लिखा था कि वास्तव में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसने बेंथम को एक पत्र लिखा, उसमें लिखा कि वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल होकर मैं नहीं, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं, बल्कि बेंथम आप जा रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि बेंथम के विचारों का प्रभाव जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर भी है, तो ये भी कहा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बेंथम ने मैकियावेली की तरह राजनीति को धर्म और नैतिकता से क्या कर दिया? पृथक कर दिया। जैसे मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को अलग किया, वैसे ही बेंथम ने भी नैतिकता और राजनीति को अलग कर दिया। बेंथम ने कहा कि राजनीति में नैतिकता तभी आनी चाहिए जब वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बढ़ा सके, अन्यथा धर्म का कोई महत्व नहीं। यहां तक कि बेंथम ने ईसाई नैतिकता का विरोध किया था। आपने बेंथम के जो नकारात्मक विचार थे, या कह लें जो बेंथम ने अपने विचारों से पहले जो विचार प्रचलित थे, उनमें से बहुत सारे विचारों को जब उसने विरोध किया, जिसमें प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, ईसाई नैतिकता का सिद्धांत, इन सब का उसने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हैज डन द मोस्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेंथम्स आइडिया। Bentinck has written to Benthams that in reality it is you, not me, who are going to be the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सभी अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। फिर लाइक मैकियावेली, बेंथम हैज सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन एंड मोरालिटी। जैसे मैकियावेली ने धर्म और या मोरालिटी और रिलीजन को अलग किया, वैसे ही बेंथम ने भी पॉलिटिक्स से क्या किया है? रिलीजन को और मोरालिटी को अलग किया है। नैतिकता व धर्म तभी उचित है, बेंथम कहता है, जब वे व्यक्तियों का सुख बढ़ाए तथा दुख को कम करे, अन्यथा नैतिकता और धर्म का कोई महत्व नहीं है। बेंथम ही वह पहला आधुनिक विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र में रिसर्च या खोज को महत्व दिया तथा सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में खोज पद्धति, गवेषणात्मक पद्धति को बोलते हैं खोज पद्धति, ठीक है, खोज पद्धति लागू की और अनुभववादी तथा आलोचनात्मक पद्धति का सूत्रपात इसने किया राजनीति विज्ञान में। तो ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में, अपने चीजों को अच्छे तरीके से समराइज वे में, जैसे आप समझ पाए, एक लाइन में, दो लाइन में, जैसे भी आप समझें, आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करें, क्योंकि आपका एक प्रॉपर नोट्स होगा तो वो बेहतर होगा, तभी आप उससे रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये पीपीटी 120-125 पेज की पीपीटी है, ठीक है, 125 पेजेस की पीपीटी है। अगर आप 125 पेज अगर एक एक यूनिट को पढ़ेंगे, एक चैप्टर को पढ़ेंगे, तो लगभग आपके 20 थिंकर्स होंगे, तो आपका 2000 पेज तो ऐसे हो जाएगा। क्या आप 2000 पेज पढ़ पाएंगे? नहीं। 2000 पेज को आप वीडियो से पढ़ो, है ना, और अपने 2000 पेज को, इस 2000 पेज को आप 20 पेज में बनाओ, कन्वर्ट करो, 20 पेज में ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाओ इस 2000 पेज से कि आपका पूरा एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक पूरा यूनिट कवर हो जाए इसमें। तो नोट्स ऐसे बनाते हैं जिससे कि लास्ट टाइम में रिवीजन कर सके। नहीं तो नोट्स पढ़ने का और किताब पढ़ने में अंतर क्या होगा, फिर आपको बताऊं, है ना। आगे देखते हैं, बेंथम ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। बेंथम ने शिक्षा में मॉनिटर पद्धति लागू की। मॉनिटर पद्धति वही है जो अपर क्लास के स्टूडेंट होंगे वो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। जेल सुधार का समर्थन किया, इसने जेल सुधार की पेनोप्टिकॉन योजना प्रस्तुत की, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंथम ने सेवाधर्मी राज्य के विचार को बढ़ावा दिया जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के रूप में विकसित हुआ है। तो बेंथम की जो जेल सुधार योजना है
बेंथम के सेवाधर्मी राज्य का विचार जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बेंथम का खास करके पेनॉप्टिकल मॉडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बनते रहेंगे हमेशा। ही सपोर्टेड द मॉनिटर मेथड्स इन द एजुकेशन सिस्टम, टीच इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ही प्रेजेंटेड द panopticon plan for the prison reforms. Bentham promoted the idea of the servile state, which has evolved into the concept of a welfare state. सेबाइन ने बेंथम को क्या बोला है? आमूल दार्शनिकवादी या आमूल परिवर्तनवादी या दार्शनिक उग्रवादी भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बेंथम ने अपने समय में जो प्रचलित प्राकृतिक अधिकार की धारणा थी, ब्रिटेन में प्रचलित अनेक सिद्धांतों को इसने क्या किया? परिवर्तित कर दिया। इसीलिए इसको आमूल परिवर्तनवादी, आमूल दार्शनिक भी ये कहा जाता है। ठीक है, तो बेंथम के समय जो भी विचार प्रचलित थे उसको इसने बदला, उसमें सुधार किया। इसीलिए सेबाइन ने इसको क्या बोला कि बेंथम एक आमूल परिवर्तनवादी दार्शनिक है, या एक रेडिकल, ये फिलोसॉफिकल रेडिकल से जुड़ा हुआ है, या कह लें फिलोसॉफिकल रेडिकल या रेडिकल फिलोसोफर है ये। ठीक है, अब कैटलिन ने बेंथम के दर्शन को व्यक्तिवादी व हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा है। कैटलिन के संबंध में ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैटलिन कह रही है कि बेंथम के दर्शन में व्यक्तिवाद का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी उपयोगितावादी विचारक हैं वे व्यक्तिवादी विचारक हैं। ठीक है, तो जो व्यक्तिवादी विचारक होते हैं वे व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करते, वे व्यक्ति के मामलों में हमेशा अहस्तक्षेप का समर्थन करेंगे, अहस्तक्षेप का समर्थन करते हैं, है ना। व्यक्तिवादी कभी भी व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करेंगे। ध्यान रखना, शब्दों को सही सुनना, हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करते, समर्थन नहीं करते, बल्कि समर्थन किसका करते हैं? अहस्तक्षेप का। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस का। यहां पे फिर से थोड़ा सा हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। सेबाइन हैज कॉल्ड बेंथम्स अ फिलोसॉफिकल रेडिकल, या रेडिकल फिलोसॉफिकल कह सकते हैं, रेडिकल फिलोसोफर भी कह सकते हैं। बिकॉज क्यों कहा जाता है इसको? सेबाइन ने ऐसा क्यों बोला इसको फिलोसॉफिकल रेडिकल क्यों बोला इसको? क्योंकि बिकॉज बेंथम हैज चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। बेंथम ने नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया। प्रिविलेंट इन हिज टाइम एंड मेनी थ्योरीज प्रेवलेंट इन ब्रिटेन। इसने ब्रिटेन में जो बहुत सारी थ्योरीज चल रही थी उसको इसने चेंज किया। इसीलिए सेबाइन ने इसको क्या बोला कि यह एक रेडिकल फिलोसोफर है। कैटलिन हैज कॉल्ड द बेंथम्स फिलोसफी द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, फिर आइवर ब्राउन ने बेंथम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि बेंथमवाद से उसका भद्दापन निकाल दिया जाए तो फिर विशुद्ध मानवतावाद की अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देगा। ये आइवर ब्राउन ने बोला था। पेइंग ट्रिब्यूट टू बेंथम सेड दैट इफ बेंथमिज्म इज stripped of its ugliness, then nothing will remain except pure humanism. ठीक है, तो बेंथम के बारे में आइवर ब्राउन ऐसा बोलता है। फिर बेंथम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप समझ लेते हैं यहां पर एक एक करके। जेएस मिल ने बेंथम को प्रगतिशील दार्शनिक, मानवता का महान कल्याणकारी, यथास्थिति का शत्रु माना है तथा स्थापित चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला बताया है। ठीक है, तो बेंथम के बारे में उसका शिष्य जो था जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि बेंथम एक प्रगतिशील विचारक है, बेंथम एक मानवता और महान कल्याणकारी विचारक है, बेंथम यथास्थिति का विरोध करता है, बेंथम हर चीजों पर जो स्थापित चीजें हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है, तो ये बेंथम के बारे में जो है जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार। J.S. Mill considered Bentham as a progressive philosopher, a great benefactor of humanity, an enemy of the status quo, and questioner of the established things. तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और थोड़ी सी आपको अपने नोट्स में चीजों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के साथ जो चीजें में इंपॉर्टेंट होती हैं, कोटेशंस होते हैं, आप उनको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोटेशंस को आप एज इट इज
एग्जैक्ट मीनिंग निकालने के लिए हो सकता है कि आप एलिजिबल ना हो, बट आप उनको याद कर लें, जो मैं बताता हूं कि याद कर लिया जाए उसको, ठीक है। फिर इसके देखिए बेंथम, जेम्स मिल जो है बेंथम की इतनी प्रशंसा करने के बाद भी क्या करता है, मिल ने यह भी कहा है बेंथम के बारे में, आलोचना करता है कि बेंथम ऐसा लड़का था जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ, जिसने ना कभी बाहरी अनुभव था, ना ही उसे कभी अंदरूनी अनुभव था, और ना ही निजी आय के सहारे, ठीक है, और जो निजी आय के सहारे बिना भी कभी बड़े हुए एक हिजड़े के जीवन व्यतीत करता रहा, ऐसा उसने बेंथम के बारे में जेम्स मिल ने बोला है, ठीक है। डिस्पाइट praising him, Mill also said that Bentham was a boy who never grew up, who had neither external nor internal experience, and who lived in the life of eunuch without ever growing up with the help of his personal income. तो ये मिल जो है बेंथम की आलोचना करता है, यहाँ पर ऊपर उसने प्रशंसा की, नीचे उसने आलोचना की। फिर अगला देखते हैं बेंथम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। बेंथम ने स्वयं को रानी चौक का भिक्षु कहा तथा महत्वाकांक्षियों में सबसे महत्वाकांक्षी कहा करते थे, ठीक है। तो बेंथम ने स्वयं को क्या बोला, रानी चौक का भिक्षु, महत्वाकांक्षियों में सबसे महत्वाकांक्षी बेंथम को बोला जाता है। बेंथम की सुधारवादी योजनाओं तथा गांधी जी की सुधारवादी योजनाओं में समानता के कारण ब्रोनोवस्की व मजलिस ने लिखा है कि महात्मा गांधी आधुनिक बेंथम कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो सुधार गांधी जी ने किया वही सुधार बेंथम ने किया था, या कह लें जो बेंथम ने सुधार किया वही सुधार गांधी जी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ब्रोनोवस्की व मजलिस ने लिखा है कि महात्मा गांधी आधुनिक बेंथम कहे जा सकते हैं, क्योंकि बेंथम जो है बहुत पहले, गांधी से बहुत पहले उसका जन्म हो चुका है। बेंथम कॉल्ड हिमसेल्फ द मोंक ऑफ रानीज चौक and the most ambitious of the ambitious. Due to similarities between Bentham's reformist plan and Gandhiji's reformist plans, Bronowski and Majlis have written that Mahatma Gandhi can be called a modern Bentham, ठीक है। तो महात्मा गांधी को मॉडर्न बेंथम कहा किसने, ब्रोनोवस्की और मजलिस ने। फिर आगे देखते हैं, बिल किमलिका का मत है कि बेंथम, अब क्वेश्चन है कि बिल किमलिका की कोई एक बुक बताओ, इसकी कोई एक बुक बताओ आप, ठीक है, और यह किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है ये भी आप बताएंगे। बिल किमलिका का मत है कि बेंथम का यह विचार गलत है कि मनुष्य केवल सुख चाहता है। बिल किमलिका कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल किमलिका ने बोला कि बेंथम के बारे में कि बेंथम ने केवल यही बात की है कि मनुष्य सुख चाहता है हमेशा, तो यह बात बेंथम के बारे में यह बात गलत है, ऐसा बिल किमलिका बता रहा है। बेंथम को मुक्त व्यापारियों का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि बेंथम ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया है, क्योंकि बेंथम के विचारों पर डेविड रिकार्डो का भी प्रभाव है, ठीक है। बेंथम कहता है, युद्ध व तूफान पढ़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, लेकिन सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, मुझे इतना याद नहीं है, शायद नेट के पेपर में आया हुआ है या किसी अदर एग्जाम में आया हुआ है, तो वहां से ये कोटेशन उठाया गया है, ठीक है। तो वो चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो मैं बताता हूँ वो आप अपनी डायरी में, अपने नोट्स में याद रखेंगे। आपको ये सारे कोटेशन आपको जेपी सूद की बुक आती है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, 4 पार्ट में आती है, 1 2 3 4 4 वॉल्यूम में आती है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारे कोटेशन ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे, जो कि एक तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, फिर एक बीएल फड़िया की बुक आती है, उसमें बहुत सारे कोटेशन आपको देखने को ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो कोटेशन के लिए मैंने इन सारी बुक्स का रेफरेंस लिया है, तो आप भी आपको बहुत ज्यादा बुक आप पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आपको सारी चीजें एक पीपीटी, एक नोट्स, एक वीडियोज में प्रोवाइड करा दी जा रही हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, है ना, ये आपका यूट्यूब चैनल है, आपके इसी यूट्यूब चैनल पर जब आपको 10 यूनिट कंप्लीट मिलेंगे और 10 यूनिट का आपको टेस्ट सीरीज विद चैप्टर वाइज मिलेगा, विद सॉल्यूशन के साथ में, जिसका आप लोग कोचिंग में खरीदते हैं, टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा मैं कि
जहां पे आप आए तो आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। और जो भी, हाँ, इसका ऐसा मतलब नहीं होगा कि मैं केवल 10 यूनिट पढ़ा के आपको बंद कर दूं या 10 यूनिट के टेस्ट सीरीज पढ़ा के बंद कर दूंगा, नहीं। बल्कि एग्जाम के पैटर्न में जो भी चेंजेस होते रहेंगे, जो एग्जाम में करंट चीजें पूछी जाती रहेंगी, उनको मैं टाइम टू टाइम आपको डेली बेसिस पर अपडेट भी करवाता रहूंगा कि एग्जाम के पैटर्न्स में क्या चेंजेस हो रहा है, एग्जाम के पैटर्न में क्या नया क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस नए क्वेश्चन को एक नए टॉपिक के रूप में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे जिस भी यूनिट से हो। हम उसके लिए एक अलग से अपना इसी में प्लेलिस्ट बना देंगे, उसके लिए जो भी करंट चीजें ऐड हो रही होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट में क्या क्या चीजें आईआर में ऐड हो रही हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको भी हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कभी भी, मेरा मोटिव ये है कि आप अपने पैसों को सेव रखें, बचा कर रखें, और दूसरी बात, आपको किसी भी कोचिंग के सहारे डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, मैं एक ऐसा चैनल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं जिस पर आप आए और आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, 100% आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे बच्चे, अब जो बच्चा देखो जून की तैयारी कर रहा होगा, सीधी सी बात समझिए, तो मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। एक्चुअली में होता क्या है, कोचिंग आप लोग क्यों जाते हैं? अगर थोड़ी सी चीजें आपको समझ में यहाँ पे आ जाएंगी तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ जाएंगे। कोचिंग आप लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि कोचिंग आपने मान लीजिए ऑनलाइन ले लिया। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग लेने का फायदा क्या होता है आपको, कि एक तो आपको 10 यूनिट क्या मिलेंगे, एक साथ मिल जाता है। ठीक है, आपको 10 यूनिट एक साथ मिल जाएगा। और आप मान लीजिए आपका एग्जाम जो है जून में है, आपके पास अभी 6 महीने का टाइम, मान के चलो एक एग्जाम्पल के लिए 6 महीने का टाइम है, आपने दिसंबर में कोर्स खरीदा और 6 महीने में आपके पास टाइम है कि आप 10 यूनिट को एक साथ पूरा पढ़ सकते हो। टाइम होता है, पढ़ सकते हो। अब मेरे चैनल पे दिक्कत क्या है कि मेरे चैनल पे पूरा वीडियो नहीं है अभी। ठीक है, अभी दूसरी यूनिट चल रही है। हाँ, दूसरी यूनिट कंप्लीट होगी, फिर तीसरी यूनिट चलेगी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे करके पूरे 10 यूनिट कंप्लीट होंगे। जब मेरे चैनल पे भी 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग का काम वही होगा जो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे एक यूट्यूब चैनल पर 10 यूनिट पूरे कंप्लीट पढ़ा रखे हैं, 10 यूनिट की टेस्ट सीरीज है, 10 यूनिट का पूरा वीडियो सॉल्यूशन है, तो आप कोचिंग में क्यों जाओगे? आप कोचिंग में 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, जितनी भी फीस होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्यों वेस्ट करेंगे जब आपको वही कंटेंट, उसी उससे अच्छा कंटेंट, उससे बेहतर कंटेंट, न्यू ट्रेंड पे चीजें मिल रही हैं, है ना? आपको कोचिंग के जो कंटेंट मिलते हैं वो आज से 2 साल पहले की रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, है ना? वो अपडेट बहुत कम करते हैं। फिर होता क्या है कि आरपीएससी का बैच आया, बिहार का बैच आया, डीएसएसबी का कोई अगर एग्जाम हुआ, तो वही वीडियो क्या करते हैं, उसी में चिपका देते हैं, पुरानी जो आज से 5 साल पढ़ा रखे हैं उसी को चिपका के आपको दे देंगे, लीजिए नया बैच है। तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। ठीक है, तो जो चीजें आप कोचिंग के पीछे भाग कर परेशान मत हुई ज्यादा, आपको सारी चीजें जो है 10 यूनिट, मेरी पूरी कोशिश रहेगी 10 यूनिट जो है वो जून से पहले पहले कवर करवा दूं मैं। बाकी देखते हैं दिसंबर तक कितनी यूनिट्स हो पाती हैं, अभी 2 महीने का टाइम है। ठीक है, 2 महीने में आई थिंक 2 यूनिट तो और कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, हम लोग 5 यूनिट तक या 4-5 यूनिट कवर कर लेंगे। हालांकि मैंने फॉरेन पॉलिसी को मैंने शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है, शॉर्ट में 8 घंटे की वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। तो आप अगर डिटेल में पढ़ के जाएंगे तो मैं यकीन करता हूं कि उसके बाहर तब भी नहीं आएगा। ठीक है, जो मेरा शॉर्ट वीडियो है, उसी वीडियो से या उसी नोट से मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, और वही नोट्स में हर बार पढ़ के आता था नेट के पेपर में, और हर बार नेट पेपर क्लियर करके आता था, क्योंकि मुझे पता है कि चीजें पूछेगा कहाँ से, उसके बाहर तो पूछता नहीं। और बहुत ज्यादा बाहर पूछ लिया तो वो तो किसी को नहीं पता होगा, फिर कोई भी नहीं बता पाता था। तो हाँ, वो बात अलग है, किसी ने तुक्का लगा दिया तो सही हो गया, तो सही हो गया, वो राजा बन गया, है ना? आपका नहीं लगा तो आप, तो ऐसे मत सोचिए। तो आप नोट्स को पढ़िए प्रॉपर तरीके से, जो पढ़ा रहा हूँ वीडियो में उसको देखिए, चीजों को अच्छे से समझिए, एनालाइज कीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए ये तो रही ज्ञान की बातें। अब चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। विल किमलिका believes that Bentham's idea that man only wants to happiness is wrong. Bentham is also known as the father of free traders. Bentham says war and storm may be the best to read. ठीक है, रीड करने में ये वॉर्म और स्टॉर्म अच्छे लग सकते हैं, बट पीस एंड सिक्योरिटी आर द बेस्ट टू एंड्योर। फिर वेपर ने बेंथम के ज्ञान संबंधी विचारधारा को लॉक व ह्यूम से लिया है।
सुख दुख का सिद्धांत हेल्वेटिस से, सहानुभूति व अनुभूति का विचार डेविड ह्यूम से लिया है। तो ऐसा वेपर कहता है। ये वेपर बेंथम के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। बेंथम ने कहा कि सारी खुशियां और दुख ले लेने से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं होता। आपके अंदर भी तो कोई इच्छा होगी जेआरएफ करने की, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, है ना। तो अगर आपके अंदर इच्छाएं नहीं होगी तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। बेंथम ऐसा बोलता है। वेपर कहता है बेंथम took the idea of knowledge from Locke and Hume, the theory of pleasure and pain from Helvetius, the idea of sympathy and antipathy from the Hume. Bentham said that by taking away all pleasures and pains, desire cease, and without desire there is no action. अब ये हमारा लास्ट पेज है। बेंथम आगे कहता है कि उपयोगितावाद का नैतिक विश्व में वही स्थान है जो गणित में रेखा गणित का स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने कोटेशन में याद कर लें। बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद का महत्व वही है जो नैतिक विश्व में, उपयोगितावाद का नैतिक विश्व में वही स्थान है, ठीक है, जो कि गणित में रेखा गणित का, है ना, रेखा गणित का जो स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। बेंथम के सिद्धांतों ने समाजवादी विचारों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि समाजवादी भी समाज में सुधार लाने की बात करते हैं, समाज में एकता और समानता की बात करते हैं। तो बेंथम ने भी समानता लाने की बात की है, लेकिन बेंथम ने कहा कि हम निरपेक्ष समानता नहीं ला सकते, निरपेक्ष समानता नहीं ला सकते। इसी कारण बेट्रिस वेब ने बेंथम को सिडनी वेब का बौद्धिक पिता माना है, ठीक है। अब बेंथम को विधि शास्त्र का न्यूटन भी कहा जाता है, क्योंकि बेंथम ने कानून के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, बहुत बड़े ऐसे सुधार किए हैं, इसीलिए इसको न्यूटन भी कहा जाता है। विधि शास्त्र का न्यूटन बेंथम को बोला जाता है। बेंथम यूटिलिटी हैज द सेम प्लेस इन द मोरल वर्ल्ड एज अ ज्योमेट्री हैज इन द मैथमेटिक्स। Bentham's principles have also influenced socialist ideas. This is why Beatrice Webb has called Bentham the intellectual father of the Sydney Web. Sydney Web की बुक कौन सी है आप बताएंगे, ठीक है। Bentham is also called the Newton of the jurisprudence, ठीक है। बेंथम को न्याय या विधि शास्त्र या कानून शास्त्र का न्यूटन भी कहा जाता है, या उसको न्यूटन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है बेंथम को। तो ये आपका बेंथम कंप्लीट होता है। अब अगली वीडियो जो आएगी वो जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर होगी, जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर होगी। मैं समझ सकता हूं कि वीडियो बहुत स्लो चल रही है, वीडियो धीरे चल रही है, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कॉलेज की वजह से, कोचिंग क्लासेस की वजह से। अभी आज पहली बार मॉर्निंग में उठ के 7 बजे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी 8:28 हो रहे हैं, तो अभी देखिए जस्ट अभी क्लास आपकी खत्म होगी और तुरंत अपलोड होगी। 8:30 बजे 8:35 तक आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी क्लासेस हैं DU में, तो एक्चुअली मुझे अभी क्लासेस लेने जाना पड़ेगा, तो उसके लिए इसलिए आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गया, और मैं सोचा कि इवनिंग में थोड़ा सा आलस जैसा आ जाता है, थक जाता हूँ दिन भर में, तो अभी से मैं मॉर्निंग में क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।